नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। शाम से आज सारे लोग बंगाल के एग्जिट पोल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आज देखने वाली जो बात है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि बंगाल में जिस तरह से फाइनल राउंड में वोटिंग हुई, जिस तरह से इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस के होने के बावजूद बवाल हुआ, वो अपने आप में कल्पना से परे है जो आज हुआ है। क्योंकि जिस राज्य में 2.5 लाख के करीब फोर्सेस लगी हुई हो, वहां पर इसके बावजूद इतनी हिम्मत दिख गई कि वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जगह जगह बवाल, मारा पीटी। इतनी फोर्स ना होती तो बंगाल में सोचिए आज क्या ही गजब हुआ होता। और इसलिए हम बार बार आपको पाठशाला में बता भी रहे हैं कि बंगाल में इस बार ऐसा चुनाव हुआ है जो पहले न कभी देखा गया है न कभी सुना गया है। यहां इंडी वालों ने आसमान सिर पर उठाया हुआ था कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई। क्या बंगाल में वॉर चल रही है? क्या युद्ध लड़ा जा रहा है क्या? लेकिन बॉस, आज बंगाल में जो हुआ है वो किसी युद्ध से कम थोड़ी था। आज वोटिंग के दौरान क्या नहीं हुआ भाई? कहीं सिर फोड़ दिया, कहीं कैंप तोड़ दिया, किसी को दौड़ा दिया, कहीं कैंडिडेट की कार पर हमला कर दिया, कहीं मारधाड़ हो गई। तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी ऐसी शॉकिंग चीजें हुई हैं। और उससे भी भयंकर चीज, आप हैरान रह जाएंगे कि जो लोग ईवीएम पर छाती पीटते हैं वो आज कुछ नहीं बोल रहे। जब वोटिंग के दौरान कई जगहों पर इस बात का खुलासा हुआ कि बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे जो बटन है उस पर टेप लगा दिया वहां पर लोगों ने, यानी कि कोई बीजेपी का बटन ही ना दबा पाए। टेप बीजेपी के बटन पर ही नहीं लगा था, उन लोगों के मुंह पर भी लग गया जो इतना ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। फर्जीवाड़ा, फर्जी नैरेटिव बनाते हैं कि ईवीएम हैक होता है। आज उनके मुंह से चू नहीं निकल रहा कि यह क्या हुआ है बंगाल में। जो ईवीएम को लेकर इतने सालों से माहौल बना रहे थे, आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि बंगाल में कहां कहां यह कांड हुआ है। पर आप सोचिए बॉस, इसी देश में बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो रहा है तो आप तस्वीर देख के कहेंगे कि बाप रे बाप, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। इसी बार 5 जगह पे चुनाव हुआ है, लेकिन सिर्फ बंगाल में ऐसा बवाल हुआ है और ऐसी तस्वीरें आई। भवानीपुर पर भी आज सबकी नजर थी, जहां से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने। भवानीपुर में भी जमकर हंगामा हुआ। शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने घेर लिया। उधर वोटिंग हो रही थी, इधर एक बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। भयंकर हाई वोल्टेज ड्रामा वाला एक्शन हुआ है। ममता ने कहा कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है, टीएमसी कार्यकर्ता मरने को भी तैयार है। बीजेपी कहती रही कि ममता गुंडों को ले आई है, ममता के गुंडे हिंदू वोटर्स को डरा रहे हैं। ममता ने कहा चुनाव में हम ही जीतेंगे, बीजेपी ने कहा बंगाल में परिवर्तन होगा। यानी दोनों तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं। अब वोटिंग खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में कितनी सीटों का दावा ठोक दिया है। इस बीच बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा। बंगाल के करीब 30% मुसलमान मतदाता ममता बनर्जी के लिए भर भर के वोट करते रहे। क्या इस बार भी वही हुआ है? और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि ममता बनर्जी ऑलमोस्ट 25-30% मुस्लिम वोट के साथ चुनाव में उतरती। उनको बाकी 70% में से 20% लेना रहता है, 25% लेना रहता है। बीजेपी को उस बाकी के 70% में से 48-50% लेना है अगर इतिहास रचना है। बंगाल चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद जीत के दावे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन बंगाल की जनता के मन में क्या चल रहा है आज आपको दिखाऊं। क्या बंगाल में बीजेपी इतिहास बना पाएगी या फिर ममता बनर्जी की वापसी हो जाएगी? एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? बंगाल में आज की वोटिंग की हर तस्वीर आपको बताएगी कि 4 तारीख को क्या नतीजा हो सकता है। हर हंगामा, हर बवाल, हर हिंसा का अपडेट आपको दूंगा, लेकिन जो पहले आज हुआ है उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। Instead of secure the border, they are securing one political party. पोल टैक्स वहाँ रिपोल होना चाहिए। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। देखिए, बंगाल के एग्जिट पोल की सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज बंगाल में दिन भर ग्राउंड पर जो हुआ, पहले उसकी बात करना जरूरी है, तभी आपको एग्जिट पोल और नतीजों में क्या हो सकता है उसका कनेक्शन समझ में आए। आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई थी।
इन सेंट्रल फोर्सेस को लेकर इंडी गठबंधन वाले छाती पीट रहे थे। लेकिन सोचिए अगर चुनाव आयोग इस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं करता तो बंगाल में आज वोटिंग वाले दिन क्या गजब हो जाता। लाखों की फोर्स होने के बावजूद किस लेवल का गदर कटा आप तस्वीरों में देखिए। बंगाल में हिंसा मारपीट के हैरान करने वाली कई तस्वीरें आई हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह हिंसा हुई। देखिए ना, सब खड़े हैं, कर क्या रहे हैं भाई, मारपीट चल रही है, ये इधर से उधर सुरक्षा बल वाले साथ में दौड़ रहे हैं। सो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस लेवल पर मारपीट और बवाल होता अगर ये सब सुरक्षा बल ना हो। इसी तरह से नादिया में वोटिंग के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हो गया। बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रॉड और बंदूक से हमला किया। बीजेपी एजेंट के सिर पर 6 टांके लगे। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया, उनकी कार को तोड़ डाला। हावड़ा जिले में वोटिंग के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा मच गया। लेकिन आप यह भी देखिए कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर किस तरह से इंडी गठबंधन माहौल बना रहा था। इंडी गठबंधन का तो कहना है कि बंगाल में इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाना टेररिज्म है, आतंकवाद की तरह है, मतदाताओं और उम्मीदवारों को आतंकित किया जा रहा है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। ये एक प्रकार का टेररिज्म है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 2.5 लाख से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स, उससे भी ज़्यादा हर राज्य से ऐसे अधिकारियों को यहाँ लाया है जो अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानते हैं। ऐसे अधिकारी लाकर मतदाताओं को, उम्मीदवारों को टेरराइज कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, जिस राज्य में मारपीट, एक दूसरे पे पत्थर चलाना, बम चल जाना, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि वहां सुरक्षा बल लग गया तो टेररिज्म हो गया। बंगाल में लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई ताकि वो बिना डर के वोट कर सके, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, तो इनको आतंकवाद दिख रहा है। और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। आप ये भी देखिए कि ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने तो बंगाल चुनाव में सीएपीएफ की तैनाती को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। फिरहाद हकीम ने इसे लोगों को डराने के लिए बीजेपी का गब्बर स्टाइल बता दिया। टीएमसी के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, सुरक्षा बल क्यों लगा हुआ? अरे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर वहां ईटा भी नहीं चलता है तो सुरक्षा बल से आपको दिक्कत क्या है? बंगाल में ईटा नहीं चलता है, वहां बड़ा बड़ा पत्थर चल जा रहा है, वीडियो है, फुटेज है, सब है, माथा फट गया, खून बह रहा है, टांका लग रहा है, इनके हिसाब से कुछ होता ही नहीं। पहले ही सीएपीएफ की तैनाती पर बवाल मचा रही टीएमसी वोटिंग से पहले कुछ इलाकों में एनआईए की टीम के पहुंचने से और भड़क गई। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले कुछ इलाकों में एनआईए के जवान तैनात नजर आए, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हैरानी जताई। एनआईए को गृह मंत्री अमित शाह का पहरेदार बता दिया, जबकि चुनाव आयोग के निर्देश पर एनआईए की टीम को 7 ऐसी जगहों पर तैनात किया गया जहां वोटिंग के दौरान बमबाजी की आशंका जताई गई थी। इनमें साउथ 24 परगना की भांगड़ सीट शामिल है, जहां कुछ दिनों पहले एक घर से बड़ी संख्या में देसी बम मिला था। लेकिन भांगड़ सीट से टीएमसी कैंडिडेट ने एनआईए की तैनाती को उनके समर्थकों को डराने की कोशिश बता दी। एक्चुअली ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है, ये पहले देखा है। अब सवाल यह है कि एनआईए की टीम को देखकर टीएमसी के ही समर्थक क्यों डरते हैं, बीजेपी के क्यों नहीं डरते? जो लोग सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर हल्ला मचा रहे हैं वो बंगाल चुनाव में हुए एक नए खेल पर चुप। यह खेल आज वोटिंग के दिन पकड़ा गया। आप देखिए कि एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर ही टेप लगा दिया। देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्ता में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। ईवीएम पर टेप लगाकर बीजेपी का बटन ब्लॉक करने को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया। कहा जा रहा है कि जांच के बाद इस बूथ पर रीपोलिंग कराई जा सकती है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी यहां पर दोबारा मतदान की मांग की। पेपर लगा दिया गया, इस तरह का एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस वहाँ रीपोल होना चाहिए। पेपर लगा दिया गया, इस तरह का एलिगेशन ओल्ड प्रैक्टिस
ओल्ड पैक्स वहां रिपोल होना चाहिए। आप सोचिए बॉस, ईवीएम में इस तरह की चीज होना आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा जो बंगाल में हो रहा कि बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे टेप लगा दी। और ये तो एक जगह की तस्वीर आई है। अब लोगों का मन में डाउट है कि कहां कहां ऐसा हुआ होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां कोई भी वोट देने गया होगा उसको दिखा नहीं होगा, आपको क्या लगता है वो टेप लगाकर बीजेपी को वोट देने से मना करने के लिए टेप लगाया गया है? ये मैसेजिंग है बॉस। पुराने जमाने में फिल्म में नहीं होता था कि विलन आया, टेबल के ऊपर टांग चढ़ा के दोनों बैठ गया और चक्कू ऐसे घोप दिया टेबल पे, किसी का गला काटता था, मैसेज चला जाता था कि यहां क्या होगा, किसका राज चल रहा है। ये मैसेज है कि जो अंदर आया है उसको समझ में आना चाहिए कि जब ये ऐसी चीज हो सकती है तो बीजेपी को वोट देने पे क्या हो। कितने लोग बिना डर के ऐसे हालत में वोट कर पाए होंगे बॉस? आप सोचिए कि मामला कहां चला गया। लेकिन जो लोग ईवीएम हैकिंग का फर्जी नैरेटिव बनाते हैं वो उनको आज ईवीएम पे आप बोलते नहीं सुन रहे होंगे। जिसने भी बीजेपी के सिंबल पर टेप लगाया उसने मैसेजिंग कर दी कि अभी सोचो यहां और क्या क्या हो सकता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस वाला मतदाताओं से टीएमसी की वोट देने के लिए कह रहा था। यह आरोप लग रहा है, सुनिए। कई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, कहीं इस तरीके से पुलिस वालों पर आरोप लग रहा है कि भाई वो टीएमसी के लिए वोट दो कह रहे हैं। क्या ही हुआ है वहां? अब आप सोचिए बंगाल की क्या स्थिति है। और यह तब है जब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में चुनाव हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि यह सुरक्षा नहीं होती तो क्या होता। बंगाल में खुद मतदाता बता रहे हैं कि टीएमसी वाले किस तरह से धमका रहे हैं बीजेपी को वोट देने पर, मर्डर तक हो जाने की धमकी दी जा रही है। सुनिए, खुद पब्लिक कह रही है। हो गया सर। कौन दे रहा है? टीएमसी बोल रहे मर्डर हो जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो गांव में मर्डर हो जाएगा। आज फाइनल राउंड की वोटिंग में ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर भी शामिल थी और भवानीपुर में भी भयंकर बवाल हुआ। भवानीपुर बंगाल की सबसे हॉट सीट है। यहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उनके सामने। ममता और शुवेंदु अधिकारी आज दिन भर भवानीपुर में ही रहे और इस दौरान हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी भवानीपुर में मतदान के बाद लगातार लोगों से मिल रही थी, विक्ट्री साइन बना रही थी, अपनी जीत का दावा कर रही थी। बंगाल में कितना कड़ा मुकाबला है यह ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा था। बूथ के बाहर कुर्सी पर बैठ गई, लगातार मतदान पर नजर बनाए हुई थी। ममता बनर्जी ने आज भी इमोशनल कार्ड खेला और आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। और देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? एक या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. Yesterday night they started atrocities and they arrested so many of them. It is a contempt of court. यानी जिस तरीके से कई राज्यों में यह आरोप लगता है कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है और फिर कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो एसआईआर के जरिए चुनाव जीत रही है, तो सवाल उठता है कि भाई जब एसआईआर ही के जरिए चुनाव जीतना है तो फिर ईवीएम हैकिंग का क्या हुआ? वैसे ही ममता बनर्जी से भी प्रश्न है कि अगर आप ये मानती हैं कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने चुनाव में खेला किया है तो फिर वो सुरक्षा बलों के जरिए डराकर क्यों वोट हासिल करना चाहेगी अगर एसआईआर से खेल हो ही गया है? लेकिन अपने अपने नैरेटिव को बनाने की लड़ाई है। उधर शुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर में डटे हुए थे। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी। शुवेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए। उसके जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे लगाए। शुवेंदु अधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जय श्री राम के साथ हिंदू हिंदू भाई भाई के भी नारे लगाए। यानी माहौल दोनों तरफ से बना हुआ था, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही।
शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प लगातार बढ़ती जा रही थी। हालत यह हो गई कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी को ही घेर लिया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह सब हो रहा था। हालांकि बात बिगड़ती उससे पहले ही हालात सुधार लिए गए। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने एक टीएमसी कार्यकर्ता को दौड़ा दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका घेराव करने वाले मतदाता नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं और इसीलिए वो भाग रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने किसी को फोन करके हमले के बारे में भी बताया। देखिए वहां क्या हालात बन गए थे। আরে 217 নম্বর বুথ জয়েন ভবন আমাকে অ্যাটাক করছে মমতার লোকরা। আপনারা আনলফুল অ্যাসেম্বলি কি করছেন আপনি? 217 নম্বর বুথ যতক্ষণ না আপনি আসছেন আমি যাচ্ছি না। মমতা কি গুন্ডা লোক? দে আর নট দ্য ভোটার, দে অল আর আউটসাইডার। इधर ममता बनर्जी सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भड़क रही थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से बीजेपी गड़बड़ी करा रही। ममता ने कहा कि कई बूथों पर राज्य पुलिस के जवान हैं ही नहीं, सारे बूथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कैप्चर कर लिए। ममता ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मतदाताओं पर लाठीचार्ज से भयमुक्त चुनाव कैसे होगा। And CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. What none of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে। কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে। अगर वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो भयमुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो। भाई तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो। अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे। यानी ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा बलों पर, उनके इस्तेमाल पर। चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है इसको लेकर। इसके पहले एसआईआर पर हंगामा था, लेकिन लास्ट में अपनी जीत का दावा भी ठोक दे रहे हैं। भाई सब जब ऐसा हो रहा है, आपके हिसाब से गलत हो रहा है, तो आप जीत कैसे रहे? भवानीपुर में दिन भर गजब का हंगामा हुआ। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे। इन सबके बीच सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे। हंगामा करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने हंगामा करने वालों को बलपूर्वक खदेड़ दिया। देखिए वहां क्या हुआ। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग। हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। हालांकि भवानीपुर में वोटिंग के दौरान हंगामे के बीच एक अच्छी तस्वीर भी दिखाई। भयंकर गर्मी में लोगों से मिल रहे शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी के एक पोलिंग एजेंट ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। शुवेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी एजेंट से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गर्मी बहुत थी इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी। बुलाया मुझे, अरे ये ठंडा पानी दिया, बहुत गर्मी है, ले लिया। भाई ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर का हाल यह था कि इतना बवाल कटा हुआ, लेकिन बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान दूसरी जगहों पर हिंसा, मारपीट और बवाल की हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें देखी। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचकर बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगा। पोलिंग बूथ के बाहर बवाल बढ़ता देख सीएपीएफ के जवानों ने भीड़ को खदेड़ना शुरू किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भागते हुए कुछ लोग जमीन पर भी गिरे। उधर कोलकाता के श्यामपुकुर इलाके से आई तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से भयंकर नारेबाजी शुरू हो गई।
दोनों गुटों के बीच टकराव रोकने में सुरक्षा बलों के जवानों के भी पसीने छूटे। नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर देखिए, जहां एक पोलिंग बूथ के बाहर इलाके के टीएमसी पार्षद इतने मारधाड़ और हंगामे की तस्वीरें आपने देश में किसी राज्य में नहीं देखी। वहीं नादिया जिले के करीमपुर इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पोलिंग बूथ में हंगामा करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बार यह बड़ा बदलाव भी दिखा कि बीजेपी भी ग्राउंड पर टीएमसी को बराबर टक्कर दे रही, वो भी ममता बनर्जी के गढ़ में भी जाकर। आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाता हूं। सुबह के वक्त वोटिंग शुरू होने के बाद जब कोलकाता की एंटली विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंची तो एक पोलिंग बूथ पर उनकी टीएमसी की पोलिंग एजेंट से जबरदस्त बहस हो गई। बीजेपी कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि जगह कम होने का हवाला देकर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बाहर भेज दिया गया था, जबकि टीएमसी के पोलिंग एजेंट अंदर ही मौजूद रही, जिस पर प्रियंका टिब्रेवाल ने आपत्ति जताई और इस मुद्दे पर उनकी टीएमसी की पोलिंग एजेंट और पोलिंग अधिकारियों से तीखी बहस हो। देखिए वहां क्या हुआ। यानी बीजेपी भी पूरी तरीके से आज टीएमसी से उसी तरह से भिड़ रही थी जिस तरह से टीएमसी अग्रेसिव रही। पोलिंग बूथ से बाहर जाते जाते बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी की पोलिंग एजेंट को जल्द से जल्द बाहर निकालने का अल्टीमेटम भी दिया। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा तो वही करना चाहता है। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है। फाइनल राउंड की वोटिंग में गदर ही मच गया बॉस। सेंट्रल फोर्सेस की वजह से जो सख्ती थी उसने ममता बनर्जी के लोगों को टेंशन में डाल रखा था, क्योंकि जिस तरह की खुली छूट के साथ पहले चुनाव होते थे वो इस बार हो नहीं पाए। लेकिन ममता बनर्जी को एक बड़ी उम्मीद मुस्लिम वोटर से हो। पाठशाला में हम पहले ही बता चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी अगर जीरो से रेस शुरू करती है तो ममता बनर्जी एक मुश्त मुस्लिम वोटों के दम पर करीब 30% वोट लेकर रेस शुरू करती है। आज की वोटिंग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। मुस्लिम बहुल सीटों पर सुबह से पोलिंग बूथ के बाहर मुस्लिम वोटर्स की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। बंगाल में करीब 27% से लेकर 30% के बीच मुस्लिम आबादी है, जिनका एक मुश्त वोट ममता बनर्जी को इस बार मिला है, यह माना जा रहा है। मुस्लिम वोटों के दम पर ममता को बीजेपी पर एज हो सकता है। इस बार वोटिंग भी तगड़ी हुई है, तो किसके फेवर में बाकी 70% गया, यह बहुत कुछ तय करेगा। बंगाल चुनाव में इस बार वोटिंग के सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। मतदान के आंकड़ों पर नजर डालिए तो पहले चरण में 93.19% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में वोटिंग शाम 7:45 बजे तक 91.66%, ऑलमोस्ट 92% वोटिंग हुई। इस तरह से इस बार बंगाल चुनाव में अभी तक जो आंकड़ा है 92.47% वोटिंग हुई है। अंतिम आंकड़ा इससे कुछ ज्यादा ही हो सकता है, तो मतलब 93% के आसपास वोटिंग हुई है। मतलब बंगाल में 100 वोटर है तो उसमें से 93 ने वोट किया है बॉस। अब इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि वो 7 किसका वोटर था जो नहीं निकला। एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भाई मुसलमान हिंदू तो रहा नहीं, सबने वोट किया है, 93% वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब मुस्लिम वोट जो ममता बनर्जी के साथ एक मुश्त जाता है, यह माना जाता है, वो तो ममता बनर्जी की तरफ गया होगा। अब ये 70% जो है, बाकी आप मान के चलिए 63%, इसमें से कितना बीजेपी की तरफ गया है, यह बहुत कुछ तय करेगा। इससे पहले सबसे अधिक वोटिंग साल 2011 में रिकॉर्ड हुई थी। उस साल बंगाल विधानसभा चुनाव में 84.72% मतदान हुआ था। वोटिंग के मामले में इस तरह का रिकॉर्ड बनना, चुनाव में कोई धांधली न होने देने का प्रयास पूरी तरह से होना और भयमुक्त चुनाव का जो वादा चुनाव आयोग ने किया था उसमें करीब करीब वो सफल होता हुआ भी दिखा है। लेकिन अब बात एग्जिट पोल की। ये तो तस्वीर देखकर आपको अपना आइडिया लग ही रहा होगा क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल की भी बड़ी चर्चा है। फाइनल वोटिंग के बाद एग्जिट पोल ने क्या अनुमान लगाया है, इसके बारे में आपको बताता हूं। फिर आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने अपनी खुद कितनी सीटें आ रही हैं इसको लेकर क्या दावा किया है और बीजेपी क्या दावा कर रही है। लेकिन पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा देख लीजिए। जेवीसी का जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.5% से ऑलमोस्ट 45% तक जा सकता है और टीएमसी का वोट शेयर 43.5% से 45% तक रह सकता है। यानी दोनों पार्टियां वोट शेयर के मामले में ऑलमोस्ट बराबर रह सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% से 2.5% तक हो सकता है। लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 5.5 से 6% के बीच रह सकता है। वहीं अन्य के खाते में ऑलमोस्ट 4% वोट जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सीटें किसको कितनी मिल रही। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है।
टीएमसी को 131 से 152 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान है। यानी अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और टीएमसी की भी सरकार बन सकती है। कांटे की टक्कर दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की तुलना 2021 के नतीजों से करें तो 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिला था, जबकि 2026 में एग्जिट पोल कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 3%, 2%, 4% घट के 45 से 43% के बीच रहने का अनुमान। 2021 में बीजेपी को ऑलमोस्ट 38% वोट मिला था। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार यह बढ़कर 45% तक जा सकता है। कांग्रेस को 2021 में 3% वोट मिला था, जबकि इस बार कांग्रेस का वोट शेयर करीब घट सकता है 2.5%। अगर सीटों की तुलना करें तो इसमें बड़ा अंतर दिख रहा है। 2021 में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, इस बार टीएमसी को मैक्सिमम 152 सीटों का अनुमान है एग्जिट पोल में। 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, इस बार एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी 138 से 159 के बीच रह सकती है। कांग्रेस को 2021 में एक भी सीट नहीं आई थी, 0 था आंकड़ा, इस बार 2 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में पिछली बार 2 सीट गई थी, इस बार भी वही 0-1 का अनुमान लग रहा है। देखिए, चुनाव खत्म हो गया और अब अपनी अपनी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। फाइनल राउंड की वोटिंग के बाद क्या दावे हुए हैं जरा वो भी देखिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाएंगी, वहीं बीजेपी बंगाल में 170 सीट जीतने का दावा ठोक रही है। यानी सब अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में कौन बंगाल की कुर्सी पर बैठेगा ये 4 तारीख के नतीजे तय करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं उसको एक बार सुन लीजिए। यह भी कमाल है, एक तरफ ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सब आरोप लगा रही है, एसआईआर करके धांधली कर दी, इतना जो है वो सिक्योरिटी फोर्स लगाकर जो है वो लोगों को डराया धमकाया, और फिर कह रही कि 2/3 हमको जो है वो सीट आने वाली है। बंगाल में दूसरे राउंड की पोलिंग के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को अलग चैलेंज दे दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को ही बंगाल की सभी 294 सीटों का कैंडिडेट बताया। ऐसे में 4 मई को चुनाव में टीएमसी की जीत होने पर पीएम मोदी इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाए। सुनिए जरा कैसा चैलेंज दे रहे हैं। बंगाल में तो अब तक बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और कोई हार मानने का संकेत भी नहीं दे रहा। लेकिन दूसरे राज्यों का क्या हाल है वो भी आपको बताता हूं। जेवीसी के एग्जिट पोल में असम का क्या हाल है सुनिए जरा। वहां 126 सीटों की विधानसभा है। असम में एनडीए को 46.5 से 48% वोट का अनुमान है, कांग्रेस को 36.5 से ऑलमोस्ट 40% के आसपास। इसी तरह से अगर आप असम की सीटों को देखिएगा तो असम में एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 88 से 101 सीट का अनुमान है 126 में से। कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 2 से 5 सीट का अनुमान। असम वो राज्य है जहां कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन हिमंता जैसे धाकड़ नेता के सामने कांग्रेस की उम्मीदें चकनाचूर होती दिख रही। वहीं तमिलनाडु में भी इस बार काफी दिलचस्प चुनाव हुआ है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एआईएडीएमके गठबंधन को 38 से लेकर 40% वोट मिलने का अनुमान है और डीएमके को 35 से 38% के बीच। तो ऐसे में अगर आप सीटों का आंकड़ा देखिएगा तो जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। एआईएडीएमके गठबंधन को 128 से 147 सीटें मिल सकती हैं 234 सीटों वाली विधानसभा में। डीएमके गठबंधन 75 से 95 पर सिमट सकती है अनुमान है। टीवीके को 8 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी, एग्जिट पोल का अनुमान है। यानी तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। असम में बीजेपी फिर सत्ता में लौट रही है। बंगाल में बीजेपी के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन टीएमसी भी रेस में शामिल है। इसी तरह से केरलम का हाल भी आपको बताता हूं। तमिलनाडु में 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड भी रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो डीएमके सत्ता से बाहर हो सकती है, एनडीए सत्ता में आ सकती है। लेकिन केरलम का हाल क्या है? जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को, जिसकी वहां पर अभी लेफ्ट की सरकार है, उसको 38.2% से लेकर 40.6% वोट मिलने का अनुमान है। यूडीएफ को 41 से 42 साढ़े 42% वोट का अनुमान है। एनडीए को 16% के करीब वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से अगर आप इसको सीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एलडीएफ को 52 से 61 सीटों का अनुमान है, यूडीएफ को 72 से 84 सीटों का अनुमान है और एनडीए को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। जो कि अगर बीजेपी को सीटें वहां आती हैं, एनडीए को सीटें आती हैं केरल में, तो यह बड़ी बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि लेफ्ट जो है वो सत्ता से केरल में बाहर हो सकता है और कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी का हाल देखिए। वहां एनडीए को ऑलमोस्ट 39% वोट मिल सकता है और कांग्रेस गठबंधन को 38.2%।
सीटों के लिहाज से अगर आप पुडुचेरी को देखिएगा तो एनडीए को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है 30 सीटों वाली विधानसभा में, और कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके को 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी मोटे तौर पर एग्जिट पोल यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टफ फाइट, लेकिन बीजेपी की सरकार बन सकती है। असम में बीजेपी की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है, केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है, और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। पाठशाला में वक्त है अब अगले चैप्टर का। आधे घंटे में 4 मंजिलें जलकर कैसे खाक हो गई, गाजियाबाद में कैसे आग लगी, सब कुछ कैसे तबाह हो गया, हाई राइज बिल्डिंग और मॉल आग से कितने सेफ हैं, आपके घर में फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम हैं इस भयंकर गर्मी के बीच, अब इसका चैप्टर। देखिए, अप्रैल में पड़ रही भीषण गर्मी ने पहले ही लोगों की हालत खराब कर रखी। अब इस गर्मी में जगह जगह लग रही आग ने मुसीबत बढ़ा दी। सबसे ज्यादा खतरे में वो लोग हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। आप तस्वीर देखिए, इसको देखकर लोगों की रूह कांप गई है। बॉस, ये तस्वीरें गाजियाबाद से आई, वो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वालों के लिए खतरे की घंटी बजाती तस्वीरें। बॉस देखिए, धुआं देखिए। बिल्डिंग में रह रहे थे वो, अभी तक बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस तरह की भयानक आग में जलती हाई राइज बिल्डिंग को शायद ही किसी ने कभी देखा। आप सोचिए कि कुछ ही देर में बिल्डिंग के 4 फ्लोर जलकर पूरा खाक हो गए। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ये आग दिन में लगी थी, सिर्फ इसी वजह से लोगों की जान बच भी पाई। गर्मी में आग लगने की घटनाएं लोगों को कैसे डरा रही हैं, आप खुद देखिए। गाजियाबाद में 15 मंजिला बिल्डिंग के 4 फ्लोर जलकर खाक हो गए। कोटा में एक शोरूम में आग लगी, पूरा मॉल जल उठा। उन्नाव में चलती बस आग का गोला बन गई। पंजाब में एक वेयरहाउस में आग लगी जिसमें छत और दीवारें तक गल गई। देखिए, यह सही है कि गर्मियों में आग लगने की घटनाएं हर साल बढ़ जाती हैं, लेकिन यह भी सही है कि फायर सेफ्टी को लेकर जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जाती है उसकी वजह से भी हादसे बढ़ जाते हैं। और एक बड़ी चिंता की बात यह है कि अप्रैल में इस बार इतनी गर्मी पड़ गई कि इस तरह के हादसे होने लगे। नहीं तो मई जून में बहुत जब चरम की गर्मी पड़ती थी तब ऐसी घटनाएं होती थी। गाजियाबाद, कोटा, उन्नाव कहां और कैसे आग लगी ये आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन पहले अग्निकांड की एक झलक देखिए। अपनी जान बचा के हम देखे सबको हाथ पैर कांप रहे थे, मैं तो रो रो के किसी ढंग से मुझे लेके नीचे आए। वहाँ देख के हम लोग नीचे भाग आए, सब्जी बना रहे थे। हाई राइज बिल्डिंग में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, वो कितनी सेफ होती हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले गाजियाबाद में लगी भीषण आग की डरावनी तस्वीरें देखिए। इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में आज सुबह आग भड़क गई। बताया जा रहा है कि टावर डी के 9वें फ्लोर पर सबसे पहले आग लगी और आग देखते ही देखते कई मंजिलों तक फैल गई। आप हालत देखिए बॉस, किस तरह से भयंकर आग लगी हुई। दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही दिख रहा था। मात्र आधे घंटे में 4 फ्लोर एक साथ जलने लगे। आग सुबह 8:30 बजे के करीब लगी थी और ऐसे में ज्यादातर लोग जगे हुए थे, अपने घरों में थे। धुआं उठते ही लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन आग को रोक पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। आग को बुझाने के लिए कैसे लोगों ने पाइप से पानी डालना शुरू किया, पहले उसकी तस्वीरें देखिए, उसके बाद बताऊंगा कि इस भीषण अग्निकांड में लोगों की जान कैसे बच पाई। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में कुल 6 टावर हैं, करीब 600 फ्लैट हैं, जिसकी कीमत 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच। बताया जा रहा है कि एक टावर डी के फ्लैट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आग वहीं भड़की। सबसे पहले बालकनी से आग की लपटें दिखाई दी। एसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से आग और भड़क गई और फैलने लगी। यह भी बताया जा रहा है कि आग लगते ही बिल्डिंग में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया था। बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए लगा पानी का सिस्टम ऑन हो गया था, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो फैलती चली गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच भी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी में इतना प्रेशर नहीं था पानी का कि वो 9वीं मंजिल तक पानी पहुंचा पाए। ऐसे में हाइड्रोलिक मशीन मंगवाई थी, तब तक आग 12वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। मौके पर मौजूद हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए।
लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है जमीन, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता है कि एक के बाद एक सटे हुए फ्लैट्स होते हैं, ऊपर नीचे भी और अगल बगल भी। अगर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है, तो लोगों के लिए सांस लेने में भी दिक्कत बहुत बड़ी आती है। यहाँ थोड़ा और पास आकर के मेरे विजय मोहन आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। ऊपर से फायर ब्रिगेड की टीम जो एलिवेटर है उस पर चढ़ करके पानी की तेज बौछार करके अब पूरी तरह से इस आग को शांत करने की कोशिश में। और अगर आप मोहन दिखा पाए तो जो ऊपरी मंजिल है वहाँ एक फायर ब्रिगेड का कर्मी आपको नजर भी आ रहा होगा, जो वो उस फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुका है और वहां जाकर के वो पानी का छिड़काव करे। बहुत रिस्की होता है, ये भी समझना होगा फायर कर्मियों के लिए भी। इस तरह की सिचुएशन में किसी फ्लैट के अंदर जाकर के, जहां गर्मी हर तरफ होती है, धुआं हर तरफ होता है, आग की लपटें बची हुई होती हैं, वहां जाकर अपनी जान जोखिम में डाल करके ये जो हमारे फायर कर्मी है वो इस वक्त आग बुझा रहे हैं और लगभग 80% अगर बोला जाए तो आग पर काबू पा लिया गया है। यानी फायर फाइटर्स ने भी आग अपनी जान को जोखिम में डालकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में 4 फ्लोर के कई फ्लैट पूरी तरह से जल गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं। आग की लपटों में घिरी बिल्डिंग के अंदर जाना और आग बुझाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन फायर फाइटर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आप देखिए तस्वीरें, 12वीं फ्लोर से 2 बुजुर्ग लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की तबीयत पहले से खराब थी। एक बुजुर्ग महिला को तो गेट का ताला तोड़कर बाहर निकाला गया। जिन लोगों के फ्लैट इस हादसे में जल गए, सुनिए उन्होंने क्या बताया। मैम आपका फ्लैट था, क्या हुआ था मैम, कुछ पता है? नहीं पता है, 9th फ्लोर से लगा है 9th फ्लोर से। अच्छा, और आप भी 9th फ्लोर पे ही थी? 10th पे। तो आप लोग क्या कर रहे थे, सुबह का वक्त था? वो तो धुआं देख के हम लोग नीचे भाग आए, सब्जी बना रहे थे। सब्जी बना रहे थे, सब कुछ छोड़ के ऐसे ही भाग आए। डर गए थे बहुत ज्यादा, बस अपनी जान बचा के हम देखे सबको निकले। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं तो रो के किसी ढंग से मुझे लेके नीचे आए। अच्छा, सभी लोग तुरंत जितने लोग फ्लैट में थे सब भागे वहाँ से और चले आए वहाँ से। मैं नीचे पार्क में ही थी जब ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज आवाज हुई और धुआं उठ रहा था बहुत ऊंचा। हमने सबको बताया, हम 2-3 लेडीज थे, तो फिर इमीडिएट एक्शन हुआ, गार्ड वगैरह भेजा गया, तब तक बहुत फैल गई थी। यानी लोग घबरा गए थे और जिनके घर में आग नहीं लगी, अब चूंकि आग ऊपर फैल रही थी, 9th फ्लोर में लगी, 10वें 11वें 12वें तक पहुंची, वो सारे लोग अब रो रहे हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती भी नहीं, लेकिन उनका पूरा घर जो है वो जलकर तबाह। आग लगने की घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में अलग मुसीबत ये होती है कि आग तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो लोग ऊपर फंसे होते हैं उन्हें बाहर निकालने का मौका भी कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन गाजियाबाद में हुए हादसे के दौरान आसपास के लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की। देखिए, फायर सेफ्टी सिस्टम से पूरा काम नहीं बन पाया था, लेकिन पड़ोसियों ने सेफ पैसेज बनाया जिसकी वजह से लोगों को बचाया जा सका। सुनिए, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने खुद बताया कि कैसे ये सब हुआ। मेरे आपके जो बालकोनी से आग लगती हुई दिखी है, हम सारे लोग एज ए रेजिडेंट, बाहर के लोग भी अंदर आए हैं तो देखा 7वें 8वें फ्लोर में एक के अंदर आग लगी हुई थी, सिर्फ एक के अंदर आग लगी हुई थी। 2 या 3 आपके फायर टेंडर थे, लेकिन फायर टेंडर को यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिला है। 8:30 बजे के करीब आग लगी है। अब किसी के ये बताया गया किसी घर में लकड़ी का काम चल रहा था, तो शायद शॉर्ट सर्किट है या कोई और रीज़न है, तो अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पता नहीं है उसके बारे में। एक कहीं ऐसे लगता है पूरी सोसाइटी का नुकसान हुआ, नाम खराब होता है, सब कुछ होता है और जो बाकी कर रहे हैं लगता है, मतलब कि अगर ऐसे आप लोग रह रहे हैं और अचानक इस तरह की तो हाँ कहीं भी होती है भाई, डर तो हो ही जाता है। एक तरफ से पता चला हवा चल रही है, दूसरे एक ब्लॉक से दूसरा फैलने के लिए, रोकने के लिए जो भी एफर्ट हो रहे हैं। 9 फ्लोर से डी ब्लॉक के उनसे निकल रहा था धुआं और 10 मिनट के बाद वो आगों के लपटे उससे ऊपर और नीचे। सबसे पहले क्या किया सर? आप लोग ने सबसे पहले वहाँ से सबसे पहले तो देख ही रहे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे हाथ में कोई पानी थोड़ा या कोई चीज था, ये तो सोसाइटी करेगी या फोन्स गए थे या गाड़ियां आ सकती थी, उसी से कंट्रोल हो सकता था। आज गाजियाबाद में जो हादसा हुआ उससे हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सबक लेने की जरूरत है। इतने बड़े हादसे के बाद भी लोगों की जान सिर्फ इसलिए बची कि यहाँ के लोगों ने सेफ्टी के इंतजाम पहले से कर रखे थे, एक दूसरे की मदद की। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में 140 से अधिक फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए, हर टावर में हाइड्रोलिक पाइप सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि फायर फाइटिंग सिस्टम करीब 70 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इतने इंतजाम के बाद भी इस अग्निकांड में कितना बड़ा नुकसान हुआ, आप देखिए इस रिपोर्ट।
मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जिस जगह से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ वो ठीक उसके बगल वाला फ्लैट है, बगल वाला टावर है जहाँ पर आज आग लगी। सुबह 8 बजे यहाँ का जो टावर डी है वो आग की लपटों में पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से पहले 9वीं मंजिल पर आग लगी और धीरे धीरे उसने अपनी ऊपरी मंजिलों को और नीचे की 1-2 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। और जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आग कितनी भयानक है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी है वो इस वक्त भी देखिए उन अपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, लेकिन धुआं इतना जबरदस्त है कि यकीन मानिए यहाँ 1 मिनट भी खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आग की लपटें और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है जिसे आप अभी कैमरे की नजर से देख रहे हैं, बिल्कुल करीब आकर के इससे कोशिश कर रहे हैं आपको ये तस्वीरें दिखा पाएं। ये बिल्कुल धधक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास का पूरा इलाका धधक रहा हो, इस आग में झुलस रहा हो। एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि इस आग में झुलसा है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि लोगों की आंखों के सामने जब उनके आशियाने इस तरीके से जलते हैं तो लोगों की कोशिश ये रहती है कि कुछ भी कीमती जो उनका सामान है वो उसे निकाल पाएं, और इसी कोशिश में जो जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद में हुई इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम ने पुलिस कमिश्नर डीएम को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी को लेकर गाजियाबाद प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। गाजियाबाद के डीएम ने बताया कि इसके बाद भी अगर किसी की लापरवाही सामने आएगी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर राजस्थान के कोटा में एक मॉल में भीषण आग लगने की भी खबर आई। आग सुबह के वक्त लगी थी, तब मॉल में शोरूम खुले नहीं थे, ऐसे में मॉल में भीड़ कम थी। आग लगने के बाद जो लोग मॉल के अंदर थे उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कितनी भयंकर आग मॉल। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। यह आग मॉल के पिछले हिस्से में बने एक शोरूम में लगी थी। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। पंजाब के मोहाली में एक वेयर हाउस में भीषण आग लगी। बनूड़ इलाके में रिलायंस कंपनी का वेयर हाउस है, जहां अचानक आग भड़क उठी। वेयर हाउस में ग्रोसरी और रोशन का सामान भरा हुआ था, ऐसे में आग तेजी से फैली। आग की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं। आग इतनी भीषण थी कि वेयर हाउस की छत और दीवारें तक गल गई। इस पूरे इलाके में कई वेयर हाउस हैं। आग लगने के बाद सभी को खाली करा लिया गया। मोहाली से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। सुबह से बताया जा रहा है तकरीबन 6 बजे से आग लगी थी और अभी भी आग यहाँ पर लगी है। 1 बजने को है और अभी भी आप देखिए किस तरीके से आग की जो लपटें हैं वो यहाँ से उठ रही हैं और जो वेयर हाउस था उसकी दीवारें पूरी तरीके से यहाँ पर गिर चुकी हैं। टीन शेड जो है वो भी नीचे गिर चुका है, जलकर खाक हो चुका है और उसमें जो सामान रखा था करोड़ रुपए का वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। सुबह से दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ न सिर्फ पटियाला से बल्कि आसपास के जिलों से भी। इधर यूपी के उन्नाव में एक प्राइवेट बस बीच सड़क पर जलने लगी। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 65 से ज्यादा मजदूर सवार थे। आग लगते ही मजदूरों ने जान बचाने के लिए बस के शीशे तोड़ दिए और बस से कूद गए। बताया जा रहा है कि बस उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को लेकर जा रही थी। इस दौरान अचानक बस में आग लगी। जहां आग लगी वहां से कुछ दूरी पर ही सीएनजी का पंप भी था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। यूपी के कानपुर में तो पीएनजी की पाइपलाइन में ही आग लग गई। कल्याणपुर इलाके में पाइपलाइन में लीकेज होने से एक घर के बाहर आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटों ने पास के दूसरे घर के बाहर लगे बिजली के तारों को भी अपनी चपेट में ले ली, जिसके बाद बिजली की सप्लाई को बंद करना पड़ा और मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन पीएनजी के कर्मचारी करीब 1 घंटे बाद पहुंचे, जिसके बाद करीब 6 किलोमीटर के इलाके की पीएनजी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। तो इस तरह से आग लगने की अलग अलग घटनाएं जो आ रही हैं वो लोगों को डरा रही हैं। और अभी तो हालांकि हर बार वजह सिर्फ गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी का मौसम है और इसमें कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो थोड़ा सचेत रहिए, सजग रहिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको यूपी के सबसे शानदार एक्सप्रेसवे के बारे में आज बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में विकास की नई लाइफलाइन कहे जा रहे प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के साथ अब प्रदेश में एक्सप्रेसवे की संख्या करीब 8 हो गई। इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब संगम नगरी प्रयागराज की दूरी मेरठ से महज 6 घंटे की रह जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने खुद किया। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर मां के नाम का एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन बनेगा। पीएम मोदी ने यूपी की बढ़ती इकोनॉमी की तारीफ भी की। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है। इसलिए
ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेस वे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। इसकी खासियत भी आपको बताता हूं। यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ता है। एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर बना है। एक्सप्रेसवे की लागत करीब 36,230 करोड़ रुपया। शाहजहांपुर में इमरजेंसी एयर लैंडिंग की भी सुविधा है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के कितने जिलों से होकर गुजरता है, जरा इसका रूट देखिए। भाई मेरठ से तो शुरू होगा, उसके बाद ये हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। लंबा एक्सप्रेसवे होने की वजह से लोगों को परेशानी न हो, इसका ख्याल रखते हुए इस एक्सप्रेसवे में कुल 21 इंटरचेंज बनाए गए। एक्सप्रेसवे पर 9 फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। हरियाली के लिए करीब 18 लाख पेड़ लगे हैं। एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें करीब 519 गांव आपस में जुड़ते हैं। एक्सप्रेसवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को नई पहचान देगा। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। इसकी बहुत चर्चा इसलिए आज दिन भर हुई क्योंकि आज बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग भी चल रही थी। लेकिन यह भी एक गजब का संयोग है कि करीब 14 बार ऐसा हुआ है कि जब जब कहीं वोटिंग हुई है, पीएम मोदी किसी न किसी तीर्थ स्थान पर भगवान का आशीर्वाद लेने गए। और उससे भी बड़ा संयोग यह है कि उन 14 बार में ऑलमोस्ट 80% टाइम बीजेपी चुनाव जीत गई है। वो वाला बीजेपी उम्मीद कर रही होगी कि पीएम मोदी के साथ ये सुखद संयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बना रहे और शायद वो बंगाल भी जीत पाए। लेकिन देखिए क्या होता है। 4 मई को टाइम्स नाउ भारत पर नतीजों के लिए जरूर जुड़िएगा। फिलहाल पाठशाला में इतना ही।